Welcome to GV Tech Talks podcast. कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, मतलब आंखों का रंग, बालों का प्रकार। हाँ, ये सब समानताएं कहाँ से आती हैं? और कभी-कभी तो कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो परिवार में किसी से मिलते ही नहीं। यही वो दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम आनुवांशिकता और विकास के जरिए इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। और यह अध्याय आप देखिए 2 हिस्सों में है, जैसे किसी बेहतरीन उपन्यास के 2 भाग हों। अच्छा। हाँ, पहले हिस्से के हीरो हैं ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने हमें विरासत के मतलब आनुवांशिकता के नियम दिए। और दूसरे हिस्से में? दूसरे हिस्से में आते हैं चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने बताया कि ये विरासत में मिले गुण पूरी प्रजाति को कैसे बदल देते हैं। ये दोनों कहानियां मिलकर ही जीवन के सबसे बड़े रहस्य यानी विकास की तस्वीर पूरी करती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है विविधता या वेरिएशन। ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, हर संतान अपने माता पिता की कॉपी होती है, पर पूरी तरह से सटीक कॉपी नहीं। छोटे छोटे बदलाव होते हैं। हाँ, वही छोटे छोटे अंतर विविधता है। इसी वजह से एक ही नस्ल की गायों में भी आपको अलग अलग रंग और आकार दिख जाते हैं। तो एक तरह से ये विकास का कच्चा माल है। बिल्कुल सही शब्द। इनके बिना जीवन एक जगह ठहर जाता। अच्छा, तो ये विविधताएं एक तरह का सेफ्टी नेट है कि अगर माहौल बदला तो शायद कुछ अलग गुणों वाले जीव बच जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सर्वाइवल का खेल है। कोई जीव बेहतर नहीं है, बस वो उस खास माहौल के लिए बेहतर फिट है। और इस पूरी पहेली का पहला सिरा सुलझाने का श्रेय जाता है आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को। हाँ, 1857 के आसपास उन्होंने अपने मठ के बगीचे में कुछ ऐसा किया जिसने विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। और उन्होंने चुना एक साधारण सा मटर का पौधा। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, मटर का पौधा ही क्यों? यही तो मेंडल की बुद्धिमानी थी। मटर का पौधा आसानी से उगता है, उसकी उम्र कम होती है, मतलब नतीजे जल्दी मिलते हैं। और सबसे जरूरी, उसमें कई गुण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे। या तो फूल बैंगनी है या सफेद, बीच का कुछ नहीं। या तो बीज गोल है या झुर्रीदार। एकदम। उन्होंने ऐसे 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया और इन लक्षणों को ट्रेट्स कहा। उनका मानना था कि ये कारकों यानी फैक्टर्स से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो अब उनके उस मशहूर प्रयोग पर आते हैं, जब उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया, तो उन्हें क्या लगा होगा? शायद कुछ बीच की लंबाई वाले पौधे मिलेंगे। शायद एक पल के लिए उन्होंने भी यही सोचा हो, लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे के सारे। बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया था। मेंडल ने इसे प्रभावी या डोमिनेंट गुण कहा। एक मिनट, तो बौनेपन वाला गुण पूरी तरह खत्म हो गया? कहानी यहीं खत्म? नहीं, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। मेंडल ने सोचा, रुको, वो बौनेपन वाला कारक गया कहाँ? हाँ। उन्होंने F1 पीढ़ी के उन लंबे पौधों का आपस में परागण कराया और दूसरी पीढ़ी यानी F2 में क्या हुआ? वो छिपा हुआ बौनापन फिर से लौट आया। F2 में उन्हें लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे मिले। वाह! तो वो गुण गायब नहीं हुआ था, बस छिप गया था। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा है। बिल्कुल। और इसी एक प्रयोग से मेंडल ने 2 क्रांतिकारी नियम दिए। पहला, प्रभाविता का नियम, कि जब 2 अलग अलग कारक साथ होते हैं तो एक ही खुद को दिखा पाता है। और दूसरा, पृथक्करण का नियम, जो कहता है कि जब अगली पीढ़ी के लिए युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं तो ये छिपे हुए और दिखने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं। तभी तो बौनापन F2 में वापस आ सका। कमाल है। और ये सरल नियम आज भी उतने ही जरूरी हैं। जरूरी है। ये तो आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसी जटिल तकनीकों की नींव है। कैंसर के इलाज से लेकर हमारी फसलें सुधारने तक हर जगह मेंडल के सिद्धांत काम कर रहे हैं। ये तो हुई एक गुण की बात, पर असल में तो कई गुण एक साथ होते हैं। क्या होता है जब 2 गुणों को एक साथ देखा जाता है? मेंडल ने ये भी किया। उन्होंने गोल और पीले बीजों का क्रॉस झुर्रेदार और हरे बीजों से कराया। और F2 पीढ़ी है? सिर्फ माता पिता जैसे पौधे ही नहीं मिले,
बल्कि नए कॉम्बिनेशन भी बने, गोल हरे बीज और झुर्रेदार पीले बीज। अच्छा। इससे उन्होंने अपना तीसरा नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मतलब बीज का आकार कैसा होगा, इसका उसके रंग से कोई लेना देना नहीं है। हर गुण अपनी विरासत की कहानी खुद लिखता है। ठीक है, तो मेंडल ने हमें समझाया है कि ये कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, लेकिन ये हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? आज हम मेंडल के कारकों को जीन कहते हैं। ये जीन असल में डीएनए के टुकड़े हैं जो हमारी हर कोशिका के केंद्रक में मौजूद गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर धागे की तरह लिपटे होते हैं। और डीएनए की संरचना ही इसका रहस्य है ना? वो जिप वाली बात। हाँ, वो एक जिप की तरह खुल सकता है जिससे कोशिकाएं इसकी हूबहू कॉपी बना पाती हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से आपके गुण आपके बच्चों तक पहुंचते हैं और डीएनए की बनावट में जरा सा भी बदलाव एक नई विविधता को जन्म दे सकता है। और मनुष्यों में इन गुणसूत्रों का हिसाब किताब कैसा है? इसे ऐसे सोचें कि हमारी हर कोशिका में 46 गुणसूत्रों की एक लाइब्रेरी है जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित है। 23 जोड़े? हाँ, 22 जोड़े तो शरीर की सामान्य कैसे करें वाली किताबें हैं। इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। ये तय करते हैं कि आंखों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे। और 23वां जोड़ा? वो खास है। वो तय करता है कि कहानी का मुख्य पात्र लड़का होगा या लड़की। इन्हें एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अच्छा, तो लिंग का निर्धारण इसी 23वें जोड़े से होता है। ये कैसे काम करता है? मादा में ये जोड़ा XX होता है और नर में XY। अब जब बच्चे के लिए कोशिकाएं बनती हैं तो मादा से तो हमेशा X गुणसूत्र ही आता है। हमेशा X? हमेशा। लेकिन नर से X भी आ सकता है और Y भी। तो अगर पिता से X आया तो बच्चे का जोड़ा XX बनेगा यानी लड़की, और अगर Y आया तो XY बनेगा यानी लड़का। तो ये बात विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल साफ है। बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। समाज में इस बात पर औरत को दोष देना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है और इस पर किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेंडल ने हमें समझाया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बड़ा सवाल ये है कि ये गुण समय के साथ पूरी प्रजाति को कैसे बदल देते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर डार्विन की कहानी शुरू होती है। लेकिन डार्विन से पहले भी कोई था, है ना? लेमार्क? हाँ, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उनका एक बड़ा दिलचस्प सिद्धांत था, उपार्जित लक्षणों की विरासत। वो जिराफ वाला उदाहरण? सही। हाँ, उनका मानना था कि जिराफ ने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचा और ये मेहनत से हासिल किया गया गुण अगली पीढ़ी में चला गया। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। अगर ऐसा होता तो फिर जिम जाने वाले इंसान के बच्चे जन्म से ही मस्कुलर क्यों नहीं होते? लेमार्क के सिद्धांत में कहाँ कमी रह गई? आपका सवाल ही उस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। कमी ये थी कि लेमार्क ने दैहिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं के बीच के फर्क को नहीं समझा। मतलब? जिम जाने से आपकी मांसपेशियों में बदलाव आता है, आपके डीएनए या जनन कोशिकाओं में नहीं। विरासत में केवल वही गुण जाते हैं जो डीएनए में दर्ज हो। अच्छा, तो अगर चूहों की पूंछ कई पीढ़ियों तक काटी भी जाए तो भी उनके बच्चे पूंछ के साथ ही पैदा होंगे? बिल्कुल, क्योंकि पूंछ काटने की जानकारी उनके डीएनए तक नहीं पहुंचती। समझ गया। तो फिर आए चार्ल्स डार्विन अपने क्रांतिकारी विचार प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन के साथ। हाँ, और इसे समझने के लिए किताब में भृंग यानी बीटल का एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए हरी पत्तियों वाली झाड़ी पर लाल रंग के भृंग रहते हैं। तो कौवे आसमान से उन्हें आसानी से देख लेंगे और खा जाएंगे। सही। अब विविधता के कारण संयोग से एक हरे रंग का भृंग पैदा होता है। और वो तो हरी पत्तियों में छिप जाएगा, कौवे उसे देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो वो बच जाएगा, प्रजनन करेगा और उसके बच्चे भी ज्यादातर हरे होंगे। धीरे धीरे कौवे लाल वालों को खाते रहेंगे और हरे वालों की आबादी बढ़ती जाएगी। वाह, तो यहाँ प्रकृति एक तरह से हरे रंग को चुन रही है। यही है प्राकृतिक चयन और यही योग्यतम की उत्तरजीविता का असली मतलब है। मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं, बल्कि अपने माहौल में सबसे बेहतर फिट होना है। जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला हिरन ही शिकारी से बचकर अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा, सबसे भारी भरकम हिरन नहीं। किताब में एक और स्थिति का जिक्र है, आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यह क्या है? यह है संयोग से विकास। मान लीजिए भृंगों की आबादी में कुछ नीले भृंग भी हैं।
अचानक एक हाथी का पैर उस झाड़ी पर पड़ जाता है और संयोग से ज्यादातर लाल भृंग मारे जाते हैं। तो अब बची हुई आबादी में नीले भृंगों का प्रतिशत बढ़ गया। हाँ, यहाँ किसी ने नीले रंग को चुना नहीं, ये बस एक हादसा था। छोटी आबादी में ऐसे हादसे विकास की दिशा बदल सकते हैं। वैसे डार्विन अकेले नहीं थे, है ना? कोई और भी था। हाँ, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, वो भी लगभग इन्हीं नतीजों पर पहुंचे थे, स्वतंत्र रूप से। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसके पक्ष में ठोस सबूत क्या है? मैंने समरूप और समवृत्ति अंगों के बारे में सुना है, पर ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। समरूप अंग वो हैं जो एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं, लेकिन अलग-अलग काम करते हैं। जैसे इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। इन सब की हड्डियों की बनावट अंदर से एक जैसी है। तो ये एक ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशन चुन लिए। तो फिर समवृत्ति अंग क्या हुए? समवृत्ति अंग इसके ठीक उल्टे हैं। ये अलग अलग ब्लूप्रिंट से बने हैं, पर एक ही काम करते हैं। जैसे पक्षी के पंख और तितली का पंख? एकदम सही। दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर पक्षी का पंख हड्डियों का ढांचा है, जबकि तितली का पंख उसकी त्वचा का विस्तार है। ये साबित करता है कि अलग-अलग जीवों ने एक ही समस्या का समाधान अलग-अलग तरीकों से निकाला है। इसके अलावा जीवाश्म यानी फॉसिल्स भी तो एक बड़ा सबूत है। बिल्कुल। जीवाश्म तो जैसे विकास की कहानी के पन्ने हैं जो पत्थर में छप गए हैं। कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों से हम उनकी उम्र पता कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि कौन सा जीव कब आया। हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स जैसा जीवाश्म तो कमाल का है, जिसमें डायनासोर जैसे सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण थे। वो एक खोई हुई कड़ी जैसा है। ये सब कुछ उस सबसे बड़े सवाल की ओर ले जाता है, हम इंसान, हमारी अपनी कहानी क्या है? हमारी कहानी भी इसी विकास का हिस्सा है। सारे वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि आज दुनिया में मौजूद सभी इंसान एक ही प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस। और हमारी शुरुआत अफ्रीका में हुई। हाँ, और फिर हमारे पूर्वज दुनिया भर में फैल गए। होमो हैबिलिस मतलब औजार बनाने वाले से लेकर होमो इरेक्टस यानी सीधे चलने वाले, और फिर हम यानी होमो सेपियंस तक का सफर लाखों सालों का है। मैंने अवशेषी अंगों या वेस्टिजल ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या है? हाँ, आप कह सकते हैं कि हम सब अपने अंदर एक तरह का प्रागैतिहासिक कवाड़ लेकर घूम रहे हैं। मतलब? ये वे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए तो बहुत काम के थे, पर अब हमारे शरीर में उनका कोई खास काम नहीं बचा है। जैसे अपेंडिक्स या हमारे कान की मांसपेशियां, जिन्हें हम हिला नहीं सकते। हमारे शरीर में ऐसे लगभग 180 अंग है, मैंने पढ़ा था। शरीर विकास की एक लंबी यात्रा से गुजरा है। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि मेंडल के नियम बताते हैं कि गुण विरासत में कैसे मिलते हैं, और डार्विन का सिद्धांत बताता है कि ये गुण समय के साथ प्रजातियों को क्यों बदल देते हैं। और ये दोनों विचार मिलकर ही आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में एक किसान के बारे में एक प्रश्न है जो एक ऐसा आम का पेड़ बनाना चाहता है जिसमें फल भी खूब लगे और कीड़े भी ना लगे। हाँ, ये कृत्रिम चयन का उदाहरण है, जहां इंसान अपनी मर्जी के गुणों का चयन करता है। सही। हम सदियों से कुत्तों, घोड़ों और फसलों के साथ यही करते आए हैं। आनुवंशिकता और विकास के जिन सिद्धांतों को आज हमने समझा है, वो हमें अभूतपूर्व शक्ति देते हैं। सवाल ये है कि भविष्य में इस शक्ति का इस्तेमाल हम विकास को निर्देशित करने के लिए कैसे करेंगे? ये ज्ञान अपने साथ क्या संभावनाएं और क्या जिम्मेदारियां लेकर आता है?